साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम अपनी ओआरओपी, साथ में ओआरओपी के साथ में सरकार के कुछ ऐसे निर्णय जो सही नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादती भरे हैं जो कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। तीसरा, हमारे संगठन जो नहीं जग रहे हैं, न हमारे लिए आगे बढ़ रहे हैं, न कुछ करने के लिए तत्पर है, और अगर कोई बढ़ने के लिए आगे है तो अभी हमारी एक राजस्थानी में कहावत है जिसको मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। जैसे कोई बाल विधवा हो गई और उसको हम राजस्थानी में रांड कहते हैं कि वो रंडी हो, सॉरी भी वो रांड हो गई, मतलब पति खत्म हो गया तो सुहागिन नहीं रही। तो वो रांड फिर भी जीना चाहती है, लेकिन जो गली में रंडवे होते हैं 30-35-40 साल के हो गए, जिनकी शादी नहीं होती, जिनको हम रंडवे बोलते हैं, तो जो रंडवे होते हैं या जिनकी पत्नी मर जाती है वो रंडवे होते हैं। तो रांड तो जीना चाहती है लेकिन रंडवे जीने नहीं देते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम सेना में पैदा हुए थे तब हमारे पति कहो, बाप कहो, घर के मुखिया कहो, जो कुछ भी कहो, हमारे अधिकारी साहिबान थे। और जब भारत सरकार की तरफ से हमारे साथ में 1, 2, 3 यानी कि 3 ओआरओपी में 3 तलाक पहला, और दूसरी बात संपूर्ण विधवा कर दिया हमारे को। तो अब हम जीना चाहते हैं, सरकार को बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो वे रंडवे हैं वो हमें नहीं जीने देना चाहते हैं। वो अपने बड़वे छोड़ देते हैं, अपने रंडवे छोड़ देते हैं, जो कि हमें आगे न बढ़ने दे। ऐसे ही रंडवों के पीछे मैंने लगाई है क्लिप, आप देख लेंगे कि उनका उद्देश्य यही है, क्योंकि वो चाहे सरकार की तरफ से हो या इन तथाकथित ठेकेदार रंडुओं की तरफ से हो, हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये तो वो हो गई। दूसरा, हम अपने संगठनों के लिए बोल रहे हैं कि दूसरी कहावत है कि घर से जब रोते हुए निकलते हैं तो कभी आप शुभ समाचार लेकर नहीं आ सकते। यानी कि जब हम कोई काम की शुरुआत ही रोते हुए करते हैं, नेगेटिव थॉट से करते हैं, या कोई खुशी या अपने विल पावर से नहीं करते हैं, तो हम न तो विजय हासिल कर सकते हैं और न है जो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम असफलता का ही मुंह देखेंगे। और ये हमारे साथ पिछले 1.5 साल से होता आ रहा है। लोग पीछे खींचते गए, बोलते गए हमें ये करना है, लेकिन जो करने के लिए आगे आया टांग पीछे खींच ली। फिर करना है, करने वाला आगे टांग पीछे खींच ली। पैदा करने वाले तो को नहीं बख्शा। चलो भाई, अच्छी बात है, तो वो उनका विल है ही नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर करना है तो विल से बाहर निकलो, विल पावर से, और नहीं करना है तो फिर ये नौटंकी, दिखावा, ये सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं मतलब। क्यों किसी को घर बैठे आप ऐसे, मतलब ये एक तो हमारे जो मेरे जैसे वीडियो वाले क्यों सपने दिखाते हैं? मैं तो सपने नहीं दिखाता, जो सही है वो बोल देता हूँ, आगे उनकी मर्जी है, देखे ना देखे। मैं गलत सपने नहीं दिखाता, जो होता है वही बात कहता हूँ। अब मैं सरकार से बोलता हूँ कि आपको ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 1 और 2 के अंदर आपको 1998 से पहले और उसके बाद जो अपेंडिक्स एक्स है, जो अपना सर्कुलर 555 का, इसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको कहीं पर भी। अभी तक ये एनोमली में नहीं आया ओआरओपी 2 तक। ओआरओपी 2 के अंदर जितनी एनोमलीज हुई है उसके अंदर 555 कहीं पर भी, एक्स जो इनका अपेंडिक्स है कहीं पर भी नहीं है, न 1 में है, न ओआरओपी में है, न मतलब पे कमीशन में भी नहीं है। लेकिन आपको ओआरओपी 3 के समय में 24 साल पहले आपको जाना पड़ा 98 में। जब आप अपने फायदे के लिए 24 साल पीछे जा सकते हो, 24 साल, तो साहब ये मुलाजिम थे सरकार के और देश के रक्षक, भक्षक नहीं थे, रक्षक थे। इनके साथियों ने जाने दिए और तिरंगे को अपने खून से सींचा है। वो लोग हैं ये। तो जिसने अपना टर्म्स कंडीशन पूरा करते हुए अगर अपनी रैंक की नौकरी नहीं की तो आप उसको प्रीमेचर में क्यों डाल रहे हो भाई? अगर उसने अपना टर्म्स कंडीशन पूरा नहीं किया है तो वोट डालो ना। वो आते हैं अधिकारियों में आते हैं, क्योंकि उनका टर्म्स कंडीशन है
वो उससे पहले निकलते हैं तो उनके लिए हो जाए। अगर एक सेना का जवान है, 15 साल टर्म्स कंडीशन, 15 से 17 वो साइन करके भर्ती हुआ था, 17 के बाद में वो रैंक ले न ले वो अपना उसका डिसीजन है। उसके बाद में भी अगर वो आया है तो आपकी आज्ञा से आया है, आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूव करवा के अपनी जीनियन प्रॉब्लम को लेके फिर वो बाहर आया है, और या फिर आपने उसको मेडिकल में बाहर भेजा है। तो इस तरह से जो जिनको आपने विल से खुद से साइन करके रिकॉर्ड को परमिशन दे के उसको बाहर भेजा है और उसने अपना टर्म्स कंडीशन पूरा कर लिया, तो उसको प्रीमेचर मान के आप बहुत बड़ा अन्याय और विश्वासघात कर रहे हो उसके साथ में। क्योंकि अब आपको तो 15 साल वालों की जरूरत है ही नहीं ना। धीरे धीरे ये जो हमारे अग्निवीर है, ये 4-4 साल वाले आते 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 वो स्ट्रेंथ में पहुंच जाएंगे जहां सेना 25% है जो रहेगी। आखिर यही रहेगा ना कि 75 ये और 25 वो। तो एक दिन जब ये ग्रोथ होते 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 लास्ट रिजल्ट क्या है कि 15 साल वाले कितने रहेंगे, 25%, जिनको इनको पेंशन देनी पड़ेगी, और बाकी 75% है वो गए आए गए आए गए आए। और जिस दिन ऊपर पड़ेगी तो उस दिन नुकसान किसका होगा, इस देश का होगा, देश की जनता का होगा, और इस देश की सरहदों पे होगा। सरकार कोई भी रहे उसको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, ठीक है ना। लेकिन जिंदा सरकार भी नहीं रह सकती, ठीक है ना कहीं आपका भी बंटाधार तो हो गई। तो आप प्रीमेचर के साथ में ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। जब आप 98 में ये ले रहे हो तो एस ग्रुप ए वालों को आपने 14 से रोक दिया, उनको क्यों रोका भाई? उनको भी जाने दो, उनको भी जाने दो ना 98 तक, कि 98 से बाद जो जितने भी है सबको है। जो आपने क्यों एक्स पे जो टेबल नंबर 8 है वो 14 के बाद ही एप्लीकेबल होगी, उसको भी 98 तक करो ना। जब आपको एक कैप्टन को आपको 30 साल में लाना है, 34 वाले को लाना है, 57 साल के एक एयरफोर्स के मास्टर वारंट ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर को अगर आपको लाना है 30 साल के अंदर, नेवी के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर को जो कि जो ऑनरी रैंक के बराबर जब होता है उसको आपने 30 साल और 28 साल में लेके आना है, तो आपको 98X दिखाई दे गया। लेकिन जिन्होंने अपना मतलब 20-20 साल एक्स्ट्रा, 15-15 साल एक्स्ट्रा, 10-10, 12-12 साल एक्स्ट्रा नौकरी कर ली, उसका वेटेज गया भाड़ में, और आप उसकी नौकरी काउंट करोगे 30 साल नौकरी की, मतलब उसने 40 साल, 45 साल। यानी कि आप सोच लीजिए कि जिसने 57-58 साल की है तो 17 साल में 18 साल में भर्ती हुआ है तो उसने नौकरी कितनी की होगी। तो आप 30 से बाद में आप जिसने की है उनको पीछे ला रहे हो। किसके भरोसे ला रहे हो? अपेंडिक्स एस के भरोसे। तो फिर जिनको देना है तो उनको आपने जो ये रोक लगा रखी प्रीमेचर के ऊपर, एस ग्रुप के ऊपर, जो टेबल नंबर 8 है वो 14 के बाद होगी, 14 के पहले वाले जय बाढ़ के अंदर। और जब एयरफोर्स का थोड़ा सा लगा आपको किसी ने, तो आपने उनको 85 से आपने शुरू कर दिया कि 85 तक ही लागू, 85 तक चलो पीछे। तो 85 तक तो फिर 85 तो आर्मी वालों को भी ले जाते ना, नेवी वालों को भी ले जाते। उनको आफ्टर 98 से टिल क्यों किया? उनको भी 85 से टिल करो। ये आप अपने उसके टेबल के अंदर ही भेदभाव कर रहे हो ना। इसलिए बोले कि हमारे मालिक मर गए, हम विधवाएं हो गई, हमारे लिए बोलने वाला अब कोई बचा नहीं है, ठीक है ना। क्यों? कि हमारे मालिक को जितना सब कुछ मिला था वो सब उन्होंने अपने खुद के नाम करो या किसी के करो। हम जो उनके कुछ लगते थे, जिन्होंने उनके आगे सब कुछ करके उनको रेजिमेंट के अंदर लेफ्टिनेंट आया था, उसको कमांडिंग अफसर तक साथ देने वाला सुबेदार मेजर आज रो रहा है, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता कि वो 2 शब्द सरकार को बोले कि ये गलत है। इसने 34 साल नौकरी किया, इसको 30 साल की पेंशन क्यों दे रहे हो भाई? इसको कैप्टन को लेफ्टिनेंट क्यों ला रहे हो? सुबेदार मेजर को आप क्यों है जो मतलब 30 साल में ला रहे हो? लेफ्टिनेंट को क्यों ला रहे हो? किसी भी अधिकारी का अभी तक स्टेटमेंट तक नहीं आया। इसलिए मैं आज ज़्यादा आपको, मैंने जो मेन चीज़ था, अब हमारे बंदे बाहर क्यों निकल रहे हैं उसका भी मेन कारण हमारे ये तथाकथित वही है। क्यों है? कि पूरा डीजीआर इनके कंट्रोल में। जिनको डीजीआर की नौकरी करना है
उनको इन साहिबानों के चरण छूने पड़ेंगे, नहीं तो डीजीआर में इनको नौकरी नहीं मिलेंगे। चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे और हो, चाहे कोई कंपनी हो, सारी कंपनियां इनको अलॉट की गई है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है ना। अगर किसी कर्मचारी को, सैनिक को, पूर्व सैनिक को नौकरी करनी है इनके अंडर में, चाहे रेलवे गेट हो, चाहे जो कोई भी है, डीजीआर की जितनी रीसेटलमेंट पॉलिसियां हैं वो सारी की सारी इनको अधिकृत कर दी है। तो अब आप जाए तो जाए कहाँ। अब अगर आप इनके विरुद्ध खड़े होंगे तो ये आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो जो पूर्व सैनिक है जो इनके अंडर में चंगुल में फंसे हुए, वो बाहर नहीं निकल सकते भाई। वो पापी पेट का सवाल है। ठीक है ना। क्यों रहा लीक, अब ये कब का है, 50 का। ठीक है ना। अब उस लीग में ये जो डीजीआर और लीग प्राइवेसी शब्द है। क्या है? प्राइवेसी शब्द है। लीग है वही डीजीआर, डीजीआर है वही लीग है। अब इसके अंदर जो बंदे फंसे हुए हैं वो अपने खुद के लिए अनशन आंदोलन के लिए बाहर नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो उनको बहुत बड़ी पेमेंट चुकता करनी पड़ेगी। मैं उनकी व्यथा समझता हूं कि मेरे आसपास में ऐसे हजारों लोग हैं जो बोलते हैं साहब मजबूरी ये है कि ये जो 15-16 हज़ार, 20 हज़ार, 19 हज़ार, 12 हज़ार से जो मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। हम 1,000 के लिए लड़ेंगे या 1,500 के लिए लड़ेंगे। उम्र तो पूरी आ ही चुकी है, या थोड़ी बहुत बची है तो पता नहीं कितनी है, लेकिन जो आज 15-20 हज़ार को ठोकर मार के 1,000 के लिए मैं नहीं जा सकता। तो इतना ही हो रहा फायदा, और क्या हो रहा है। तो मेरा तो ये इतना ही है। आगे की एक भी क्लिप आप मिस मत करना। क्यों कि ये आपके फायदे के लिए है कि आप अफवाहों में बहक मत जाना। ये सारी अफवाहें हैं, ये कुछ सच नहीं है। जो सच नहीं है वो मैंने पीछे लगा दिया है। जिनकी ड्यूटी है कि इस चीज़ के लिए जवाब देना चाहिए, वो जवाब चाहे मेरे कमेंट में दो, चाहे डायरेक्ट उनको दो जिन्होंने ये चीज़ किया है। ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का मतलब, आज भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास में 1 साल और बचा है। नवंबर, दिसंबर और 1 साल, 12 महीने। 12 महीने के अंदर सरकार अगर ऐसी कोई पॉलिसी ले आई जो पॉलिसी सीधी हमें इफेक्ट करती है, हमारे पे या पेंशन को जो पे कमीशन या उनकी इन स्टेट जो भी चीज़ आनी है उसको इफेक्ट करती है, तो फिर समझो हम मारे गए। जो हमारी ओआरओपी 7th में जो विसंगतियाँ और तीनों ओआरओपी की और 7th पे कमीशन की सारी सारी उस राउंड में ढक जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर 29 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। कि एज पर माई ओपिनियन या मेरा सर्वे ये कहता है कि हमारे पूर्व सैनिक में से 80% सैनिक है जो बीजेपी के साथ में है। कितने? 80%। अधिकारी से लेके सिपाही तक। क्या कर लो, कैसे आप उनको लेके आ जाओगे जंतर मंतर पे? तो इस सवाल पूछने वालों को बोल रहा हूँ, जब वो पेंशन आए हैं, आने के बाद में उनको सीधी गोली फिट हो गई है, वो गोली उनसे बाहर नहीं निकलने वाली है, या उनकी आजीविका उसमें फिट हो गई है, वो उससे बाहर नहीं निकलने वाली है। तो 80% लोग हैं जो बीजेपी के फॉलोअर है, बीजेपी के संगठनों में है, बीजेपी के डायरेक्ट सदस्यता में है, और सदस्यता ग्रहण करके अपना नाम, नंबर, रैंक सब कुछ दे रखा है। तो फिर जंतर मंतर में, आंदोलन में कौन आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। ठीक है ना। अब मुझे आप कुछ भी समझे, जो सच है मैंने बता दिया, और क्लिप में देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ये दैनिक जलते दीप की खबर है। भूतपूर्व सैनिक पंचायत में जागरूकता यात्रा आयोजन। ये जो हमारे राजस्थान के गौरव सेनानी एसोसिएशन है, जो राजस्थान की है, और इनके अध्यक्ष चौधरी किशनलाल जी है, कैप्टन, और उनके अध्यक्षता में ही ये मतलब कम से कम पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है राजस्थान सरकार के विरुद्ध। हालांकि ये जो गड़बड़ी की थी, ये कांग्रेस सरकार ने की थी। क्यों कि सैनिक पुनर्वास कानून जो 1988 में जो बनाया था, उसके अंदर 12.5% पूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन था हर नौकरी के अंदर। तो इसलिए क्या था कि जो योग्य उम्मीदवार थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि 12.5% में काफ़ी बंदे एडजस्ट हो जाते थे, यहाँ तक कि वैकेंसी खाली भी रह जाती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने पिछले टर्नओवर के अंदर
बहुत गड़बड़ कर दिया। और वो जो 12.5% जो था उसको, जबकि सैनिक किसी भी आरक्षण का नहीं होता है, सैनिक सैनिक होता है, उसकी कौम सैनिक है, वो सैनिक पैदा हुआ है और सैनिक ही मरेगा, ठीक है ना। वो जब वो देश के लिए एक्टिव में मरता है तो वो शहीद होते हुए घर उसकी वो आती है, और जब जाता है तो वो एक पूर्व सैनिक की भांति जाता है, यानी वो है सैनिक है। लेकिन उसको है जो आरक्षण में डाल दिया, जातों में डाल दिया, जो कि बहुत बड़ा भेदभाव है। और अभी की सरकार भी इस बात को संज्ञान नहीं ले रही है, न सुन रही है, जबकि सैनिक कल्याण मंत्री भी एक पूर्व सैनिक है और बहुत अच्छे मतलब वक्ता भी है, अच्छे नेता भी है। वो समझते भी कि इनके साथ में हुआ है, लेकिन वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, तो वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया है कि ये ज़िले ज़िले, तहसील तहसील, गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके पंचायतें करेंगे। पंचायतें किसकी करेंगे? सैनिकों की, और उनको अपने हकों के लिए जगाएंगे। तो ये हो जाएगा राजस्थान का आंदोलन। और मुझे उम्मीद है कि ये राजस्थान का आंदोलन आप जब देखेंगे तो शायद आपको अपने देश का जो आंदोलन करना है उसकी भी याद आए कि उसको हम कैसे करें। क्यों कि हमारी ओआरओपी 3 आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है, न कोई आगे आया, न किसी ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है। तो एफई अध्यक्ष ने, जब वो एफई रजिस्टर्ड नहीं था उस टाइम दिया था, और हो सकता है उसके बाद में अभी वो फिर दे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज इस पर भी आपको क्लियर कर दूं कि गांव का पता नहीं है, ज़मीन का ठिकाना नहीं है, और वेतन और पेंशन की अगली बढ़ोतरी हो रही है। पे लेवल 1 से 7 टेबल जारी की जा रही है। समझदार हो साहब, जब तक कोई हलचल ही नहीं है सरकार की, तो टेबलें बनाने से फ़ायदा क्या है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर भी अगर आपने बनाई है तो अच्छी बात है। आप 1 से 7 तक, 117 तक जो टेबल बनाई है आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 8th पे कमीशन लागू ही नहीं होना है तो फिर आप देख क्या रहे हैं। नीचे लिखा है पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी। क्या खुशखबरी है, ठीक है ना। अब जब इसमें देखा तो ओआरओपी, ईसीए, सीएसडी, पुल बर्बरता के ऊपर एक्शन। अब क्या एक्शन होगा, वो तो ये अर्जुन सिंह साहब का फ़ोटो दिखा के नीचे कोई मीटिंग दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सैनिक वेलफेयर लोकेंद्र साहब की न्यूज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कि इसमें समय लगेगा। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी इनकी काउंसिल मीटिंग हुई है, अभी इनके डेलीगेट्स की मीटिंग होगी। डेलीगेट्स की मीटिंग पूरी 1 साल और 1-2 महीने के बाद हो रही है। तो कितने डेलीगेट्स आते हैं, कितने साथ हैं, कितने नहीं हैं, अभी तक तो इनका अपना आत्ममंथन बाकी है। जब ये आत्ममंथन करके बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो इनके ऊपर भी ज़्यादा आप जो खुश मत होइए, ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लाखों व्यूवर्स हैं इनके, लेकिन आपको दुख होगा, लेकिन ये जो है इस खबर में कोई दम नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा, खुशखबरी खुशखबरी। ये दोनों अपने जो साहब लोग हैं ये सेना के बारे में अच्छी खबर देते हैं, और दीपावली से पहले DA 3% करके और ये दीपावली की मतलब खुशखबरियाँ दे रहे थे। और नीचे वाले भी ये दे रहे थे, मतलब रक्षित जी, खन्ना जी भी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सन है, मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अक्टूबर की पेंशन सामान्य 50% लग के आएगी, और दीपावली से पहले, यानी कि आपकी 1 तारीख को या 31 को दीपावली से पहले कोई एरियर या भत्ता आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, ऐसा मेरे सोर्स कह रहे हैं। और उसके बाद में हो सकता है कि नवंबर में ये 53% लग के उस पेमेंट पे आए, और उस बीच में नवंबर 1 से लेके और उसके बीच के किसी भी दिन आपकी ये जो एरियर है ये आपके खाते में आ सकता है। लेकिन आप इनकी बातों में ना आए कि भी आपका अभी जस्ट ये आने वाला ही है, इसी अक्टूबर मिल जाएगा, दीपावली से पहले मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कि देना और लेना इस सरकार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, ये गूगल का ब्राउज़र में देख रहा हूँ, इसके अंदर गूगल है जो प्रभात खबर के माध्यम से 3 दिन पहले की ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा है कि पेंशन हाइक न्यूज़, 63 वर्ष के ऊपर के पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत, अतिरिक्त पेंशन में 10% की सीधी बढ़ोतरी। अभी ये इसका पूरा ब्यौरा भी अंदर लिखा हुआ है, अगर आप इसको खोलते हैं देखते हैं तो आप इसमें पाएंगे
कि 63% पेंशन भोगियों की पेंशन हाइक न्यूज़ 24 2024 अक्टूबर 19 का ये फैसला बता रहे हैं। और इस वीडियो में ये मार्केट एक्सपर्ट इन सिक्योरिटीज में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अब कौन इसमें मेरे साथ निवेश करना चाहेगा, बोलो। ये वीडियो डीप और इसमें जो आगे लिखा जा रहा है कि पेंशन हाइक न्यूज अभी समय के जितनी पेंशन भोगी या फिर कई बुजुर्ग पेंशन या फिर कई बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से 63 वर्ष से अधिक पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई है। इस नियम के तहत जितने भी 63 वर्ष के ऊपर पेंशन भोगी उन सभी को माल पेंशन के अतिरिक्त 10% पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये पूरी न्यूज़ उसमें दी हुई है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो दी गई है कि इस न्यूज़ का जो जरिया बताया गया है वो जरिया बताया गया है कि ये न्यूज़ है जो न्यूज़ एजेंसी को मिली है प्रभात खबर से, और उसके मार्फत ये उस पे आया है अपने गूगल पे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इसको क्या बोलें कि इसका जो लाभ है जो इसको 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया और जिसके मूल पेंशन पर आपके 10% वृद्धि की है, जो भी पेंशन धारक के बैंक खाते में डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। अब अगर 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है तो आपके, और ये किया भी अभी ये 19 अक्टूबर को है, तो अभी इस पेंशन में आ जानी चाहिए आपको। अब आती है नहीं आती है बात की बात है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है ना, जो सरकार की, उसके ऊपर ऐसा अभी तक कोई भी किसी भी कमेटी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, ना हमारे को कहीं पर ये मिला है। और बाकी जो DOPT की जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये आर्टिकल नहीं है। तो मुझे तो इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जब ये इतना ज़ोर शोर से चल रहा है, साथ में इतना मतलब ये दे रहे हैं न्यूज़ के हवाले से, तो हो सकता है कि ये न्यूज़ सही हो। ये भाई साहब, मैं आज इनको एक नया ही नाम देता हूँ, चंगेज खान। चंगेज खान कौन था? जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जो कोई डकैती, लूटमारी, जो कुछ भी किया, लेकिन हिंदुस्तान पे उसका आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई है। ये वही चंगेज खान है। तो इन्होंने बोला कि नकली FE रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या है। जब इस पूरे को आप देखोगे तो इसके अंदर नकली FE रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या है, ये सब्जेक्ट कहीं आता ही नहीं है। अब इनका एक ही प्रॉब्लम है कि जब से FE रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे पहले इनका और साबका, ये भी साबका के अंग थे, इनको निकाल के बाहर कर दिया, इनके साथी नलिन तलवर निकाल के बाहर कर दिया, और इन्होंने एक नया नेशनल साबका भी बनाया था, वो भी कहाँ है पता नहीं। लेकिन ये अभी 3 महीने से ये भूमिगत थे। जैसे ही FE रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये अपना मतलब लेके बाहर निकले हैं भाई साहब। तो बाहर निकले तो इनको एक ही दुख है कि मैंने बड़ी मुश्किल से पिछले 1 साल तक किसी को सक्सेस नहीं होने दिया, किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया, किसी चीज़ को सरकार तक नहीं पहुंचने दी। तो अब FE रजिस्ट्रेशन हो गया तो कहीं FE ऐसा काम न कर ले। तो ये अपनी एक नकारात्मक सेना लिए हुए हैं, और इसकी सेना की जो संख्या है वो 1,17,000 है। समझ गए आप? 1,17,000 है। और देख लो कि 13 ओवर में 4,441 व्यूवर इनको मिले हैं। और कभी किसी ज़माने में इसी शख्स को 13 ओवर नहीं, मतलब 10 मिनट के अंदर 4,000 से ऊपर निकल जाते थे। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी कैसे डाउन हुई है ये आपके सामने है। क्योंकि अगर ये सच होते, सैनिकों के साथ होते, सैनिकों के भले के लिए, इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया है कि आपको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। लेकिन मिलने के लिए कोई संगठन आगे आए, कोई संगठन इकट्ठे करे किसी को, कोई मतलब आगे बढ़, तो उसकी टांग खींच के उठा के उसको साइड में कर देना और उसकी माँ बहनी कर देना। ये तो यहाँ तक नहीं चूके कि जिन्होंने इनके ऊपर हाथ रख के इनको पहचान दिलाई उनको भी माँ बहन करके इन्होंने साइड कर दिया। और जैसे केजरीवाल ने रालीगंज सिद्धि में भेज दिया अपने गुरु को, ऐसे ही इन्होंने अपने गुरु को, केजरीवाल ने कम से कम उनको अब सब तो नहीं बोले, लेकिन इन्होंने तो उनकी भी
95 के प्रगट सिंह साहब की भी माँ बहन की ऐसी तैसी करके और सबको ही उठा के पंजाब वापस भेज दिया। वो पंजाब से अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और न ही उनका लौटने का कोई विचार है। तो ये भाई साहब वो है। अब आपको अच्छा लगे तो 1,17,000 तो है, आप 1-2 लाख और जुड़ जाइए इनसे, लेकिन होगा तो वही जो हमारे नसीब में लिखा है। बाकी इन्होंने अपना काम करना है और वो एक ही काम है, संगठित नहीं होने देना है और संगठित होके किसी को भी सरकार तक नहीं पहुंचने देना है और अपने आप को सरकार का विरोधी बताएंगे। चाहे आप पिछले एफई के देख लो, जो जितने प्रयास किए हैं, वीर बहादुर सिंह ने जो भी प्रयास किए, किसी ने भी किए हैं, आईवीओ ने किए हैं, जिस संगठन ने भी किए हैं, इस शख्स ने उसको आगे सरकार तक नहीं पहुंचने दिया। और जब आप देखते हो कि दिल्ली जैसी मतलब अंदर वहाँ के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में बैठ के जब चाय पी रहे हैं ये और इनके नकारात्मक साथी, तो आप सोच सकते हो कि वो सबसे बड़ा प्रमाण है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लगे रहिए इनके साथ में, और होना वही है जो राम रचि रखा। साथियों, ये अपना डीए का आपका ऑफिस मेमोरेंडम निकल गया है। अब उन्होंने 1/7/24 से आपका डीए जो 53% कर दिया है, बेसिक पेमेंट जो आपकी है अभी 53% के हिसाब से फ्रॉम 1 जुलाई से ही कर दिया है। और ये ऊपर लिखा है पैरा 1 के अंदर। यहाँ देखने वाली बात क्या है भाई साहब, वो है आपका पैरा 2। पैरा 2 क्या कहता है, और ये पैरा 2 में जो चीज़ लिखी है, ये सरकार है जो इनको देती क्यों नहीं है, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, सबको ही। द टर्म बेसिक पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर मीन्स द पे ड्राउन इन द prescribed level in the pay matrix as per 7 CPC recommendation accepted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए आप? जो रिकमेंडेशन 7 CPC की थी, जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी, उसके अनुसार ही उनका है जो पे लेवल, पे मैट्रिक्स जो रिवाइजेशन जो है। उसके अलावा मतलब कि 7 CPC को छोड़ के वो अलग से कोई, यानी कि एनी अदर टाइप ऑफ पे लाइक स्पेशल पे ETC के लिए वो सहमत नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, वो सहमत नहीं है। अब यहाँ मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई 7 CPC की तो 50% होते ही मर्ज करने की बात थी, रिकमेंडेशन थी, और सरकार ने एक्सेप्ट किया था। जब एक्सेप्ट किया था तो फिर उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो पूर्व सैनिक गलती नहीं है। जब आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं देंगे, 7 CP में जो रिकमेंडेशन हो रखी है उसको छोड़ के इस पैरा 2 में आप खुद क्लियर कर रहे हो कि जो भी मतलब टर्म्स बेसिक पे का है वो रिवाइज किस स्ट्रक्चर पे होगा, मतलब जो भी पे ड्राउन इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC रिकमेंडेशंस, ठीक है ना, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपने वो भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन आप उस पर विचार नहीं कर रहे। तो इसका मतलब आप सैनिकों के पीठ में भी छुरा घोंप रहे हैं और खुद सैनिकों से गद्दारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये एक और फेक खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला हुआ जारी, इन कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन का लाभ, ओल्ड पेंशन, फाइनल अप्रूवल। मैंने इस पूरी खबर को पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपका समय व्यस्त नहीं करने जा रहा हूँ। ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरे ही इस आर्टिकल के अंदर कहीं पर भी नहीं है। यानी कि ये जो जुलाई के अंदर किसी संसद में सवाल पूछा था, तो उसका जवाब सरकार ने यही दिया कि अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब इनकी इसके ऊपर भी वीडियो आने वाले हैं, तो कृपया मतलब आप ये नगर सोलापुर से कांग्रेस के सोगलाबाद सांसद ने पूछा कि पुरानी योजना लेकर सरकार किसी निर्णय में पहुंची है, कैसे पैसे लागू किया जा रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि 2023 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जा रही पेंशन का जोड़ा डाटा उपलब्ध करवाए जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री ने तो लिखित रूप में दिए हैं। क्या दिए हैं, ठीक है ना, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार, अब वो जवाब गया फाइनल में, जवाब यहाँ पर है ही नहीं।
ठीक है ना। ये अपनी कोई बात कर रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो इस खबर में अब आने वाले समय में वीडियो आएंगे तो भैया हेडिंग देख के ही जब आप देख ले कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जारी और ये इनको मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखना कि ये फेक है, इसमें भी कुछ नहीं है। साथियों, ये है भिवानी के एक चैनल चलाते हैं फौजी न्यूज, और कपिल सैलानी के 2 वीडियो निकले थे जो एफई को नकली बता रहे थे। तो ये उसकी टैग लाइन या थंबनेल को अपना हेडिंग बताते हुए और उसी को सब्जेक्ट बनाते हुए इन्होंने कल रात को एक लाइव किया था, और उस लाइव को मैंने भी अटेंड किया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि ये लाइव का पीछे इनका मीनिंग क्या था। और एफईए अपने बाईलॉ से चलता है, अब बाईलॉ से वो बाहर नहीं जा सकता, तो जब नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। अब वो देश में अगर उसको अपने हिसाब से काम करना है तो वो बाईलॉ जो उसने अपना रजिस्ट्रेशन में दिए है उससे बाहर वो नहीं जा सकता। जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब इन्होंने मेरे को भी अप्रोच किया था कि भी आप आइए और लाइव करते हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। भाई अभी ऐसा था कि पहले मैं राजस्थान कोऑर्डिनेटर था, लेकिन जब से अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हमारे अपॉइंटमेंट आएंगे तो उसके बाद में हम एथेंटिक हम कोई बाइट देंगे, नहीं तो हम नहीं दे सकते। लेकिन मैंने उनका जब ये किया देखा पूरा ही, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भी इनका असली मकसद क्या था। जो इनके डाउट्स थे जितने मेरे से क्लियर हुए मैंने कर दिए, और मुझे इनके किसी भी सवाल के ऊपर कोई भी चीज़ सही नहीं लगी, मैं उसको उचित ठहराता ही नहीं हूँ, सिवाय एक के कि जब वो वेबसाइट है जब वो खुलती है तो वो सीधा ही वो वेबसाइट है जो जाके और सैनिक वेलफेयर न्यूज़ पे खुल जाती है। अगर ये सही है तो उसको अपना एफईए या एफईए के अधिकारी संज्ञान में ले, ठीक करें। और बाकी इनका अपना एक नंबर है सबके पास में, तो आप इनसे बात करके और इस वीडियो को देखने के बाद में या कोई है तो अपना क्लियर करें। विशेष तौर से एफईए जो जितने भी काउंसिल मेंबर है वो इनसे बात करके इनकी जो भी दुविधा है वो दूर करे। जय हिंद, जय भारत।